नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। चलिए दोस्तों, हमारा पॉलिटी का सीरीज चल रहा था जिस पे हम बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों पे डिस्कस कर रहे थे। देखते हैं आज का हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से हम समझते हैं जी। देखिए, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? ऑप्शन ए संविधान सभा के द्वारा, ऑप्शन बी भारत के गवर्नर जनरल के द्वारा, सी भारतीय संसद द्वारा, डी ब्रिटिश संसद द्वारा। चलिए समझते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, इसको समझने के दोस्तों हमको कहाँ जाना पड़ेगा, तो संविधान की प्रस्तावना को पढ़ना पड़ता है। संविधान के प्रस्तावना में लिखा हुआ है हम भारत के लोग, ठीक ना, मतलब संसद दोस्तों, संसद के माध्यम से कहा जा रहा है कि हम भारत के लोग क्या 26 नवंबर 1950 को क्या करते हैं, तो अंगीकृत करते हैं। अंगीकृत शब्द है, ठीक ना, और अधिनियमित शब्द है, और तीसरा शब्द क्या है, आत्म अर्पित करते हैं। ठीक है, आत्म अर्पित करते हैं। ठीक, तो किसके द्वारा कहा जा रहा है दोस्तों, ये तो संविधान सभा के द्वारा इसको अधिनियमित किया गया था। ठीक ना, तो ये ऑप्शन ए 100% सही होगा। बी भारत के गवर्नर जनरल नहीं होगा दोस्तों, बी गलत है। भारतीय संसद द्वारा नहीं, सी गलत है। ब्रिटिश संसद, डी तो ऐसी ही गलत है। ए 100% क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और 26 नवंबर 1949 को ही हमारा संविधान क्या हुआ था दोस्तों, पारित हुआ था, इसलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कहता है, ध्यान से हम समझते हैं। संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। ऑप्शन बी उक्त शब्द 1977 के संशोधन द्वारा जोड़े गए। सी उक्त शब्द 1985 के संशोधन द्वारा जोड़े गए। डी उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है। चलिए समझते हैं दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। चलिए देखो दोस्तों, हमारे प्रस्तावना में राज्य का स्वरूप को बताया गया कि हमारा राज्य का स्वरूप कैसा होगा। तो संविधान की प्रस्तावना कहता है, ठीक, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य जैसा होना चाहिए। तो मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में दोस्तों समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द 1950 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, उसमें ये दोनों शब्द संविधान के अंग नहीं थे। 100% ये सही है। तो समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द को कब जोड़ा गया, तो दोस्तों इसको जोड़ा गया था कब, तो 42वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन कब, तो 1900 दोस्तों आपके 76 में जोड़ा गया था। ठीक ना, तो यहाँ 1977 लिखा है दोस्तों, तो क्या हो गया, बी गलत है जी। ठीक ना, उक्त शब्द 1985 के संशोधन द्वारा जोड़े गए नहीं दोस्तों, 1985 के संशोधन में 52वां संविधान संशोधन हुआ था। संविधान संशोधन हुआ था। ठीक, इसमें क्या जोड़ा गया था दोस्तों, तो 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी जी, अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसमें क्या है, तो दल बदल विरोधी अधिनियम है। ठीक ना, तो सी भी गलत है। डी उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है दोस्तों, तो उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग हैं अभी। ठीक ना, तो डी क्या हो गया, गलत है। ए 100% क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक ना, आते हैं क्वेश्चन नंबर हम थर्ड पे। थर्ड क्या कहता है, देखिए लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध की किन स्थितियों में संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है? स्टेटमेंट फर्स्ट, संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने की स्थिति में। ठीक, दूसरा धन विधेयक को पारित करने की स्थिति में। थर्ड है वित्त विधेयक को पारित करने की स्थिति में। फोर्थ है साधारण विधेयक को पारित करने की स्थिति में। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए केवल 4, ऑप्शन बी केवल 3 और 4, ऑप्शन सी है 1 3 4, ऑप्शन डी 1 2 3 4। चलिए समझते हैं सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है, आहूत कर सकता है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा की अध्यक्ष करता है।
तो किस स्थिति में बुलाया जाता है, ये क्वेश्चन का डिमांड है। तो देखिए, संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने की स्थिति में गलत है। संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने की स्थिति में कभी भी संयुक्त बैठक नहीं बुलाया जाएगा, हमेशा याद रखना है, ठीक है दोस्तों। धन विधेयक को पारित करने के लिए दोस्तों कभी भी संयुक्त बैठक नहीं बुलाया जाएगा, क्योंकि दोस्तों धन विधेयक पे राज्यसभा को सीमित शक्ति प्राप्त है, मतलब केवल 14 दिन की विलंबकारी शक्ति प्राप्त होता है, इसलिए संयुक्त बैठक का प्रावधान धन विधेयक में नहीं है, ठीक ना। तो भी गलत है। यहाँ पर वित्त विधेयक को पारित करने की स्थिति में संयुक्त बैठक बुलाया जा सकता है। साधारण विधेयक को पारित करने की स्थिति में बुलाया जा सकता है दोस्तों। सही आंसर हो जाएगा केवल 3 और 4 100% सही है। ए गलत है, सी गलत है, डी गलत है, बी 100% क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। 4 क्या कहता है, देखिए देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक गलत है, गलत कथन को बताना है। ऑप्शन ए है मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है, बी मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है, ठीक। सी है भारतीय संविधान के भाग 4 का में मौलिक कर्तव्य गिनाए गए हैं, ठीक। डी अनुच्छेद 51A प्रत्येक भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या करता है, ठीक ना। चलिए समझते हैं दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए कौन सा कथन गलत है इसको बताना है, मतलब असत्य को बताना है आपको। तो देखिए मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज मौलिक अधिकारों का हिस्सा है बोला जा रहा है दोस्तों, ये गलत है, ठीक ना। मौलिक अधिकारों तो दोस्तों संविधान के भाग 3 में है, जबकि मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4A में है। कैसे हिस्सा हो जाएंगे, हिस्सा नहीं है। यही क्या हो जाएगा दोस्तों, ये लाइन पूरा गलत है और यही क्या हो जाएगा, सही असत्य है यही, ठीक ना। बी मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है, बिल्कुल सही, भाग नहीं है, तो बी गलत है। भारतीय संविधान के भाग 4 क में मौलिक कर्तव्य गिनाए गए हैं दोस्तों, हाँ गिनाए गए हैं, काउंट किए गए हैं, कितने के हैं, तो दोस्तों 11 मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक ना। ये लाइन बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, गलत। डी अनुच्छेद 51A या 51 का भी बोलते हैं इसको, प्रत्येक भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या करते हैं, दोस्तों बिल्कुल सही है। यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, गलत हो जाएगा। ए 100% क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 5 में। देखिए मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या होनी चाहिए। ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 40, ऑप्शन सी 50, ऑप्शन डी 60। चलिए समझते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों ये अविश्वास प्रस्ताव ना विपक्ष के द्वारा लाया जाता है हमेशा, किसके द्वारा, तो विपक्ष द्वारा लाया जाता है जी हमेशा, ठीक है दोस्तों। इसमें 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है, सदस्यों का समर्थन आवश्यक है, ठीक। एक सत्र में केवल एक बार लाया जा सकता है, एक सत्र में केवल एक बार, केवल एक बार लिख देता हूं इसको, ठीक, एक बार लाया जा सकता है, लाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख संविधान में नहीं है। ये संसदीय जो पुस्तिका होती है दोस्तों उसमें इसके बारे में विवरण दिया गया है, ठीक ना, संसदीय नियमावली में, संविधान में नहीं है। तो सदस्यों की संख्या होनी चाहिए, तो याद रखना है 50। सी 100% सही होगा। ए गलत है, बी गलत है, डी गलत है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे जी। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। 6 देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट फर्स्ट, संसद के किसी एक सदन द्वारा पारित किसी साधारण विधेयक को दूसरा सदन 1 वर्ष से अधिक के लिए रोक लेता है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति संसद की संयुक्त बैठक बुलाता है।
दूसरा है संसद की संयुक्त बैठक में कोई साधारण विधेयक दोनों सदनों के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। थर्ड, संसद की संयुक्त बैठक के लिए कोरम दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या का 1/6 भाग होना चाहिए। फोर्थ है लोकसभा एवं राज्यसभा की प्रथम संयुक्त बैठक दहेज प्रतिषेध विधेयक को पारित करने के लिए हुई थी। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? ऑप्शन ए केवल 4, ऑप्शन बी केवल 1 और 3, ऑप्शन सी केवल 1, 2, 3, ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4। चलिए कमेंट करके बता दीजिए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है ना। चलिए समझते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट कमेंट करते रहिए दोस्तों। देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। तो संसद के किसी एक सदन द्वारा पारित किसी साधारण विधेयक को दूसरा सदन 1 वर्ष से अधिक के लिए रोक लेता है। देखिए 1 वर्ष से अधिक के लिए लिखा हुआ है यहाँ पास, तो 1 वर्ष नहीं दोस्तों 6 माह के लिए अधिक, यहाँ 6 माह होना चाहिए था, 6 माह होना चाहिए था, अधिक के लिए रोक लेता है। तब ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है। स्टेटमेंट फर्स्ट गलत है। दूसरा, संसद की संयुक्त बैठक में कोई साधारण विधेयक दोनों सदनों के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत नहीं दोस्तों, 2/3 बहुमत नहीं है। इसमें कौन से बहुमत का प्रयोग किया जाता है संयुक्त बैठक में? तो याद रखना है साधारण बहुमत का प्रयोग किया जाता है, ना कि 2/3 बहुमत का। तो दूसरा क्या हो गया आपका गलत। ठीक ना। थर्ड देखिए संसद की संयुक्त बैठक के लिए कोरम दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या का 1/6 होता है क्या? नहीं दोस्तों गलत है, 1/10 ही होता है। ठीक ना। लेकिन काउंट किया जाएगा दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या का 1/10 होना चाहिए। ठीक ना। तो थर्ड गलत है। फोर्थ, लोकसभा एवं राज्यसभा की प्रथम संयुक्त बैठक दहेज प्रतिषेध विधेयक को पारित करने के लिए हुई थी। बिल्कुल 100% दोस्तों ये सही है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? केवल 4 100% सही होगा। बी गलत है, सी गलत है, डी गलत है, ए 100% क्या हो जाएगा जी? सही हो जाएगा। ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए 7 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है? ऑप्शन ए चर्चा एवं प्रक्रिया की स्वतंत्रता, बी है संसद के आंतरिक विषयों की संचालन का अधिकार, सी है साक्षी के रूप में उपस्थित से स्वतंत्रता, डी अपरिचितों को सदन से बाहर रखने का विशेषाधिकार। ठीक ना। देखिए दोस्तों कमेंट करके बता दीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जी। चलिए फटाफट कमेंट कर दीजिए आप लोग। देखिए दोस्तों समझते हैं निम्नलिखित में से कौन संसद के सदस्यों के सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है। देखिए संसद में ना सांसद को व्यक्तिगत विशेषाधिकार भी प्राप्त होते हैं और सामूहिक विशेषाधिकार भी प्राप्त होते हैं, जिसके संरक्षक लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं। ठीक ना। देखिए तो क्वेश्चन की डिमांड क्या है? सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है। ठीक ना। तो चर्चा एवं प्रक्रिया की स्वतंत्रता सामूहिक विशेषाधिकार में आता है, इसलिए ए गलत है। संसद के आंतरिक विषयों के संचालन का अधिकार दोस्तों, ठीक ना, ये सामूहिक विशेषाधिकार में आते हैं, इसलिए बी भी क्या हो गया गलत। साक्षी के रूप में गवाही देने के लिए उपस्थित होने से स्वतंत्रता है दोस्तों। ठीक ना। तो सी 100% सही है। ये क्या है आपका व्यक्तिगत विशेषाधिकार है, ना कि सामूहिक। ये क्या है आपका व्यक्तिगत विशेषाधिकार है। ठीक ना। विशेषाधिकार है, ठीक, ना कि सामूहिक। तो सी बिल्कुल क्या हो जाएगा सही, क्योंकि सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है पूछा है। ठीक, तो सी बिल्कुल सही है। डी अपरिचितों को सदन में बाहर रखने का विशेषाधिकार सामूहिक विशेषाधिकार है, तो डी गलत है। सी 100% क्या हो जाएगा जी सही हो जाएगा। ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखिए 8 क्या कहता है, अनुदान की मांग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट फर्स्ट, लोकसभा में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान होता है। ठीक। दूसरा है राज्यसभा में अनुदान की मांग पर न तो चर्चा होती है और न ही मतदान। थर्ड है राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना किसी अनुदान की मांग नहीं की जा सकती।
उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल एक और दो, ऑप्शन सी केवल एक और तीन, ऑप्शन डी एक, दो और तीन। चलिए समझते हैं 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा जी, ठीक ना। चलिए कमेंट करके बता दीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए डिस्कस करते हैं हमारे दोस्तों। अनुदान की मांग का प्रावधान किसमें अगर पूछे दोस्तों तो याद रखना है संविधान के अनुच्छेद 113 में है। 113 में अनुदान की मांग के बारे में प्रावधान दिया हुआ है। इसको पढ़ेंगे दोस्तों आपको पता चलता है कि लोकसभा में अनुदान की मांग पर चर्चा होती है लोकसभा में, और मतदान भी होता है लोकसभा में ना। देखिए किसी भी मांग में ना जब मतदान किया जाता है तो अनुदान की मांग कहलाती है, जिस पर चर्चा किया जा सकता है किसमें, लोकसभा में, और मतदान भी होता है। तो बिल्कुल सही है। दूसरा, राज्यसभा में अनुदान की मांग पर ना तो चर्चा होती है, गलत है दोस्तों, चर्चा होती है। राज्यसभा में अनुदान की मांग पर चर्चा किया जा सकता है लेकिन मतदान नहीं होता है, ना ही मतदान, ठीक, मतदान नहीं कर सकते, ठीक ना। इसलिए दूसरा स्टेटमेंट क्या है दोस्तों, गलत है। मतदान नहीं करते लेकिन चर्चा होती है, यहां ना तो लिखा है तो गलत हो गया, ठीक ना। थर्ड, राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना किसी अनुदान की मांग नहीं की जा सकती, बिल्कुल सही है। तो अनुदान की मांग को दोस्तों राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद ही प्रस्तुत किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सी, केवल एक और तीन 100% सही होगा। ए गलत है, बी गलत है, डी गलत है, सी 100% क्या हो जाएगा जी, सही हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब असत्य को बताना है। ऑप्शन ए, इसके पास जनता के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए आदेश जारी करने की अनन्य शक्ति है। बी, यह अंतरशासकीय विवादों में मूल एवं अनन्य क्षेत्राधिकार रखता है। सी, यह भारत के राष्ट्रपति द्वारा कानून के प्रश्न या किसी तथ्यों को निर्दिष्ट किए जाने पर सलाहकार अधिकारिता रखता है। डी, इसके पास अपने ही निर्णय या आदेशों पर पुनर्विचार करने की शक्ति है। चलिए दोस्तों बता दीजिए इसमें से कौन से कथन असत्य है, असत्य कथन को बताना है जी, ठीक ना। चलिए कमेंट कर दीजिए फटाफट। चलिए तो हम समझते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए ऑप्शन ए को आप ध्यान से पढ़िए, इसके पास जनता के मूल अधिकार, फंडामेंटल ऑफ राइट्स, मूल अधिकारों की रक्षा के लिए आदेश जारी करने की अनन्य शक्ति है। तो दोस्तों अनन्य शक्ति नहीं होता है, केवल रिट जारी करने की शक्ति है, अनन्य शक्ति नहीं है, ठीक ना। तो ये क्या है, गलत है, और यही क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। ये वाला लाइन आपका गलत है, तो यहाँ पर क्या होगा, सही होगा। बी, वह अंतरशासकीय विवादों में मूल एवं अनन्य क्षेत्राधिकार रखता है। तो दोस्तों हाँ, अंतरशासकीय विवादों में मूल एवं अनन्य क्षेत्राधिकार रखता है, बिल्कुल सही है। ये गलत है, यहाँ पर ये वाली सही है, तो क्या हो जाएगा, गलत। यह भारत के राष्ट्रपति द्वारा कानून के प्रश्न या किसी तथ्य को निर्दिष्ट किए जाने पर सलाहकार अधिकारिता रखता है, बिल्कुल सही दोस्तों। एक अनुच्छेद 143 के तहत सलाहकार अधिकारिता रखता है जी, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा आपका, सही है, लेकिन यहां पर क्या हो गया, गलत। टी, इसके पास अपने ही निर्णय या आदेश पर पुनर्विचार करने की क्या होती है, शक्ति होती है, और अपने ही निर्णय आदेश को पलट भी सकती है, ठीक ना। तो दोस्तों ये सही है लेकिन यहाँ पर गलत है। ए 100% क्या हो जाएगा जी, सही हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 10 पे। 10 क्या कहता है, देखिए, उच्चतम न्यायालय द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश के पुनर्लोकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। अब यहाँ पर सही कथन को बताना है आपको, ठीक ना। 10 का, भारत के राष्ट्रपति को ऐसे निर्णय या आदेश के पुनर्लोकन का अधिकार है, प्राप्त है। बी, उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनर्लोकन करने की शक्तियां प्राप्त है। सी, मंत्रिमंडल को भारत के राष्ट्रपति की अनुमति से उच्चतम न्यायालय के निर्णय या आदेश के पुनर्लोकन का अधिकार प्राप्त है। डी, उच्चतम न्यायालय को अपने निर्णय या आदेश के पुनर्लोकन का अधिकार नहीं है। चलिए सही आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट करके बता दीजिए फटाफट। चलिए चलिए समझते हैं दोस्तों, ऑप्शन ए को पढ़ते हैं, इसमें कौन से कथन सही है इसको बताना है। उच्चतम न्यायालय के
न्यायालय द्वारा सुनाए गए निर्णयों या दिए गए आदेश के पुनर्लोकन के बारे में बताना है ना। मान लो सुप्रीम कोर्ट ने, उच्चतम न्यायालय ने कोई आदेश दिया, कोई आदेश जारी किया, कोई निर्णय दिया, उस निर्णय का रिव्यू के बारे में बताना है आपको, कौन कौन कर सकता है, ठीक ना। तो ऑप्शन ए, भारत के राष्ट्रपति को ऐसे निर्णय या आदेश के पुनर्लोकन का अधिकार प्राप्त है क्या? नहीं दोस्तों, गलत है। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के निर्णय या उनके आदेशों का रिव्यू नहीं कर सकता, अधिकार नहीं है, ठीक ना। तो एक गलत है। बी, उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनः विलोकन करने की शक्ति प्राप्त है दोस्तों। तो हाँ, अनुच्छेद 137 में संसद के द्वारा बनाए गए विधि के तहत अनुच्छेद 145 के अधीन रहते हुए अपने ही निर्णय को पलट सकता है, रिव्यू कौन कर सकता है? कौन? तो सुप्रीम कोर्ट। ये बिल्कुल 100% सही है, ठीक। सी, मंत्रिमंडल को भारत के राष्ट्रपति की अनुमति से, ठीक ना, उच्चतम न्यायालय के निर्णय या आदेश के पुनर्विलोकन का अधिकार प्राप्त है। नहीं दोस्तों, ना राष्ट्रपति रिव्यू कर सकता है, ना प्रधानमंत्री कर सकता है, ना मंत्री परिषद कर सकता है दोस्तों, किसी को ये पावर नहीं है जी, ठीक ना। चलिए, डी, उच्चतम न्यायालय को अपने निर्णय या आदेश के पुनर्विलोकन का अधिकार नहीं दोस्तों। तो अधिकार है, यहां नहीं लिखा है, तो डी क्या हो गया? गलत, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। देखिए, राज्यपालों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए, वह राज्य की विधायिका का अंग होता है। बी, वह मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है। सी, वह राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं करता है। डी, उसके पास आपातकालीन शक्तियां नहीं है। चलिए समझते हैं दोस्तों 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ठीक। राज्यपाल के बारे में क्वेश्चन है दोस्तों, उसके संबंध में बताना है। तो देखिए, राज्यपाल को क्या क्या नहीं है? सत्य नहीं है, अर्थात इसको असत्य को बताना है। यहाँ पास पहली बात तो ये ध्यान में हमेशा रखना है, पढ़ते समय क्वेश्चन को असत्य को बताना है। वह राज्य की विधायिका का अंग होता है। बिल्कुल दोस्तों, राज्य का विधायिका का गठन कैसे होता है? तो राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद मिलकर राज्य का विधानमंडल का क्या होता है जी? गठन होता है। बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि असत्य को बताना है। वह मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है दोस्तों, गलत है, यही सही हो जाएगा। मृत्युदंड को, फौजदारी दंड को दोस्तों क्षमा करने की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है। बेशक राज्यपाल के पास क्षमादान की शक्ति है, लेकिन मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता, ठीक ना। ठीक। सी, वह राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं करता है। बिल्कुल सही है। राज्य के मतलब हाई कोर्ट के उच्च न्यायालयों की, मतलब हाई कोर्ट के जो जज होते हैं, इसको अपॉइंट राष्ट्रपति करता है दोस्तों, राज्यपाल नहीं करता है। यहाँ लिखा हुआ नियुक्ति नहीं करता है, तो बिल्कुल क्या है दोस्तों? सही है। लेकिन सी क्या हो जाएगा? गलत। डी, उसके पास आपातकालीन शक्तियां नहीं है। बिल्कुल सही है, जैसे राष्ट्रपति के पास आपातकालीन शक्तियां होती है, उसी प्रकार दोस्तों राज्यपाल के पास आपातकालीन कोई शक्तियां नहीं है जी। तो डी क्या हो गया आपका? गलत। बी 100% क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। देखिए 12 क्या कहता है? यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो इस दशा में ए, बजट में संशोधन कर यह दोबारा पेश किया जाता है। बी, सुझाव हेतु बजट राज्यसभा को भेज दिया जाता है। सी, संघीय वित्त मंत्री से त्याग पत्र देने के लिए कहा जा सकता है। डी, प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्याग पत्र पेश कर देता है। चलिए समझते हैं दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ठीक ना। देखिए, यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं हो पाता है, मान लो बजट पेश किया गया और लोकसभा में पास नहीं हो पाता है, तो क्या हो सकता है? तो बजट में संशोधन कर दोबारा पेश किया जाता है क्या? नहीं दोस्तों, दोबारा पेश नहीं किया जा सकता, संशोधन भी नहीं होगा। सुझाव हेतु बजट राज्यसभा को भेजा जाता है क्या? नहीं दोस्तों, ऐसा प्रावधान तो नहीं है कि सुझाव हेतु राज्यसभा को भेजा जाएगा। बी गलत है। संघीय वित्त मंत्री से त्याग पत्र देने के लिए कहा जा सकता है, नहीं दोस्तों। डी, प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्याग पत्र पेश कर देता है, तो डी 100% सही है। मतलब मान लो दोस्तों,
जो बजट का जो विधेयक होता है ये हमेशा सरकारी होता है, सरकार प्रस्तुत करता है। अब जब सरकार प्रस्तुत करता है और पास नहीं हो पा रहा है, इसका सीधा मतलब है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है, सरकार अपना बहुमत लोकसभा में खो दिया है। समझ में आया ना, इसलिए तो पास नहीं हो पाया ना। इसलिए दोस्तों प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्याग पत्र पेश कर देता है। समझ में आ रहा है ना, तो डी बिल्कुल सही है। संविधान में ये लिखा हुआ नहीं है दोस्तों, लेकिन ये संसदीय लोकतंत्र की ये विशेषता है। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि हमारा जो सरकार होते हैं, मंत्रिपरिषद होते हैं, ये सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, इसलिए ऐसा प्रक्रिया विद्यमान हो जाता है, डेवलप हो जाते हैं। समझ में आ रहा है ना। चलिए 13, केंद्र सरकार संबंधों को विशेष रूप से किस प्रसंग में म्युनिसिपल संबंध कहा गया है? ऑप्शन ए, विधायनों के क्षेत्र में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में, बी, वित्तीय मामलों में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में, सी, प्रशासनिक क्षेत्रों में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में, डी, योजना प्रक्रम में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में। चलिए समझते हैं 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों, म्युनिसिपल संबंध क्या होता है? तो एक सहयोग की एक भावना है। केंद्र, राज्य या स्थानीय निकाय, ग्रामीण निकाय के बीच जो आपसी सहयोग की जो भावना होती है ना, इसी को म्युनिसिपल संबंध कहा जाता है। समझ आ रहा है ना। तो केंद्र राज्य संबंधों को विशेष रूप से किस प्रसंग में म्युनिसिपल संबंध कहा गया है? तो योजना प्रक्रम में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में। जो योजना बहुत सारे स्कीम चलाते हैं, तो दोस्तों राज्य पर केंद्र का क्या होता है? नियंत्रण होता है। इसी को दोस्तों एक संबंध है, दोनों के बीच एक रिलेशन है, इसी को म्युनिसिपल संबंध कहा गया है। ठीक ना, तो डी 100% क्या हो जाएगा? सही। विधायन के क्षेत्र में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के संबंध में नहीं दोस्तों, इसमें सहयोग की भावना नहीं आ रही है इसमें। बी, वित्तीय मामलों में राज्य पर केंद्र के वित्तीय मामलों पर नहीं दोस्तों, बी गलत है। प्रशासनिक क्षेत्र में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण में नहीं। प्रोग्राम, योजना प्रक्रम हो गया, कोई स्कीम हो गया, कोई वेलफेयर प्रोग्राम हो गया, इसके संबंध में राज्यों पर जो केंद्र का नियंत्रण होता है, इसी को दोस्तों, इसी प्रसंग को कहा जाता है म्युनिसिपल संबंध। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 पे। देखिए, यदि भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन यथा उपबंधित अपनी शक्तियों का किसी विशेष राज्य के संबंध में प्रयोग करता है, तो ए, उस राज्य की विधानसभा स्वतः भंग हो जाती है। बी, उस राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोज्य होंगे। सी, उस राज्य में अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाता है। डी, राष्ट्रपति उस राज्य से संबंधित विधियां बना सकता है। चलिए कमेंट करके बता दीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का जी। ठीक, चलिए समझते हैं दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसको विस्तार से हम देखिए। मान लो राष्ट्रपति के पास दोस्तों राष्ट्रपति शासन की शक्ति 356 के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। मान लो राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा करता है, तो क्या होगा? उस राज्य की विधानसभा स्वतः भंग हो जाती है क्या? नहीं दोस्तों, स्वतः भंग नहीं होती है, ए गलत है। हालांकि दोस्तों सस्पेंड किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है, लेकिन भंग विघटित नहीं किया जा सकता। विघटित करने के लिए दोस्तों संसद की अनुमोदन आवश्यक है। समझ में आ रहा है ना, ए गलत है। उस राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोज्य होंगे, बिल्कुल सही है। मतलब मंत्रिपरिषद सस्पेंड हो जाते हैं दोस्तों, याद रखना है, और शक्तियां विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा या उसके अधिकार के अधीन प्रयोज्य होंगी, बिल्कुल सही हो जाएगा। उस राज्य में अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाते हैं, गलत है दोस्तों, हमेशा याद रखना। ये आर्टिकल मौलिक अधिकार का ना निलंबन हमेशा राष्ट्रीय आपातकाल में ही निलंबित होता है दोस्तों। राष्ट्रपति शासन में या वित्तीय आपातकाल में मौलिक अधिकार का निलंबन नहीं होता है। ठीक ना, ये राष्ट्रपति शासन की बात हो रही है, तो सी क्या होगा आपका? गलत होगा। डी, राष्ट्रपति उस राज्य से संबंधित विधियां बना सकती है, नहीं दोस्तों, संसद बना सकती है, राष्ट्रपति नहीं। ठीक ना, तो सही आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं, आते हैं 15 क्या कहता है, देखिए, वित्त
आयोग राष्ट्रपति को संस्तुति भेजने में मुख्य रूप से संबंधित है। ऑप्शन ए राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान के सिद्धांत से, बी राज्य एवं केंद्रों के बीच करों के बंटवारे से। ऑप्शन ए है ना तो ए ना ही बी, ऑप्शन डी है ए तथा बी दोनों। चलिए समझते हैं सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। देखिए क्वेश्चन का डिमांड क्या है, वित्त आयोग मतलब वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति कौन सा अनुच्छेद के तहत करता है जी, तो 280 के तहत करता है दोस्तों, ठीक ना। राष्ट्रपति को संस्तुति भेजने में मुख्य रूप से संबंधित है, तो राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान के सिद्धांत से, बिल्कुल सही है। राज्य एवं केंद्रों के बीच करों के बंटवारों से भी ये संबंधित है, ये भी बिल्कुल सही है। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए तथा बी 100% सही होंगे। ए गलत है, बी गलत है, सी गलत है, डी 100% क्या हो जाएंगे जी, सही हो जाएंगे। क्लियर है ना। चलिए दोस्तों फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे हम आते हैं। 16 क्या कहते हैं देखिए ध्यान से, निम्नलिखित में से कौन सा एक खर्च भारत की संचित निधि पर भारित नहीं किया जाएगा। देखिए जो भी खर्च भारत की संचित निधि पे भारित होता है उस पर मतदान नहीं होता है जी, ठीक ना। तो राष्ट्रपति की उपलब्धियां और भत्ते तथा उसके पद से संबंधित अन्य व्यय, बी ऐसे ऋण भार जिनका दायित्व भारत सरकार के पास है, सी किसी न्यायालय या मध्यस्थमा अधिकरण के निर्णय, डिग्री या पंचाट की तुष्टि के लिए अपेक्षित राशियां, डी वह राशि जो प्राकृतिक आपदाओं में हुए खर्चों को चुकाने के लिए आवश्यक हो। तो किसको दोस्तों भारित नहीं किया जाता है, संचित निधि पे भारित क्वेश्चन में पूछा गया है, भारित नहीं किया जाएगा। चलिए कमेंट करके बता दीजिए सही आंसर क्या हो जाएगा, ठीक ना। चलिए समझते हैं, राष्ट्रपति की उपलब्धियां और भत्ते तथा उसके पद से संबंधित अन्य व्यय, जितने भी व्यय होते हैं राष्ट्रपति से, वो सब के सब दोस्तों संचित निधि पे क्या होते हैं, भारित होते हैं, इस पे मतदान नहीं होता है, ठीक ना। तो ये क्या हो गया आपका गलत। ऐसे ऋण भार जिनका दायित्व भारत सरकार पर है दोस्तों, तो ये भारित होते हैं संचित निधि पे जी, ठीक ना। तो भी गलत है। किसी न्यायालय या मध्यस्थमा अधिकरण के निर्णय, डिग्री या पंचायत की तुष्टि के लिए अपेक्षित जो राशियां हैं ये भी संचित निधि पे क्या होते हैं दोस्तों, भारित होते हैं, इस पे भी मतदान नहीं होता है। वह राशि जो प्राकृतिक आपदाओं में हुए खर्चों को चुकाने के लिए आवश्यक हो दोस्तों, ये संचित निधि पे भारित नहीं होते हैं दोस्तों। डी 100% सही है। ऐसे को खर्च कहां से किया जाता है दोस्तों, तो ये आकस्मिक निधि से खर्च किए जाते हैं, आकस्मिक निधि से व्यय किए जाते हैं, ठीक ना, ऐसे खर्च को, ठीक। तो डी 100% क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। देखिए मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के संबंध में कौन से कथन सही है। ऑप्शन है यह अधिनियम 23 सितंबर 1993 को प्रवृत्त हुआ, बी यह अधिनियम 28 सितंबर 1993 को प्रवृत्त हुआ, सी यह अधिनियम 23 सितंबर 1995 को प्रवृत्त हुआ, डी यह अधिनियम 28 सितंबर 1995 को प्रवृत्त हुआ। चलिए समझते हैं हम 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ठीक ना। कमेंट करके बता दीजिए फटाफट इसका आंसर, ठीक ना। देखिए दोस्तों मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, मानवाधिकार आयोग है हमारे यहाँ, ठीक है। तो इस आयोग का गठन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत किया गया है, जो कि क्या है दोस्तों आपका सांविधिक आयोग है, सांविधिक आयोग है। सांविधिक आयोग किसे कहते हैं दोस्तों, ऐसे आयोग या संस्था जिसका गठन संसदीय प्रक्रिया से हुआ है, संसदीय अधिनियम से हुआ है। ये एक प्रकार का संसदीय अधिनियम है ना, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम। कब लागू हुआ, प्रवृत्त हुआ दोस्तों, तो ये अधिनियम 28 सितंबर 1993 को ये लागू हुआ था, प्रवृत्त हुआ था, ठीक ना। तो बी 100% सही होगा, ए गलत है, सी गलत है, डी गलत है, ठीक ना। ये गैर संवैधानिक आयोग है दोस्तों, लेकिन गैर संवैधानिक आयोग का सांविधिक आयोग है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है, ए मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा, बी प्रधानमंत्री द्वारा, सी मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा, डी भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। चलिए कमेंट करके बता दीजिए सही आंसर क्या हो जाएगा।
देखिए, जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग होता है मेरे प्यारे बच्चों, केंद्रीय निर्वाचन आयोग ना, मैं भारत का निर्वाचन आयोग होता है, ये 3 सदस्यीय संस्था है। 3 सदस्यीय क्या होता है दोस्तों, संस्था होता है ये। इस आयोग में 3 सदस्य होते हैं। एक क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, जिसको मुख्य निर्वाचन आयुक्त कहा जाता है, ठीक। और 2 दोस्तों अन्य सदस्य होते हैं, 2 अन्य सदस्य होते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, तो निर्वाचन आयुक्त। ये आपको क्या है दोस्तों, मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, ठीक। और जो अन्य सदस्य होते हैं इसे सिर्फ निर्वाचन आयुक्त कहा जाता है, निर्वाचन आयुक्त कहा जाता है, ठीक। जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जाएगा तो साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर हटाया जाएगा। उसी रीति से हटाया जाएगा जिस रीति से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है, मतलब संसदीय प्रक्रिया से गुजरेगा, फिर लास्ट में राष्ट्रपति हटाएंगे, ठीक ना। लेकिन दोस्तों जो अन्य जो सदस्य होते हैं 2, मतलब जिसे निर्वाचन आयुक्त कहा जाता है, इसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर, सलाह पर राष्ट्रपति हटाते हैं जी। तो सी 100% क्या होगा, सही होगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा नहीं हटाए जाते, प्रधानमंत्री द्वारा नहीं, प्रधानमंत्री गलत है, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा गलत है। सी 100% क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। देखिए 19 क्या कहता है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है, ठीक ना। कथन ए कहता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की समस्या का कुछ हद तक समाधान कर सकती है। कारण है अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली नृजातीय, लिंग, हितों और विचारधाराओं पर आधारित सभी प्रकार के समूहों के यथोचित प्रतिनिधित्व को सुरक्षा बनाती है, सुलभ बनाती है, ठीक है। नीचे दिए गए कुटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या है ए की। बी ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर सही व्याख्या नहीं है ए की। सी ए सही है परंतु आर गलत है। डी ए गलत है परंतु आर सही है। चलिए कमेंट करके बता दीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फटाफट। चलिए दोस्तों समझते हैं कि आपको पता है जी अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की समस्या का कुछ हद तक समाधान करती है, क्योंकि दोस्तों इसमें अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली का पालन किया जाता है ना, इसमें सभी हितों का ध्यान रखा जाता है, अल्पसंख्यक के हितों को भी, एसटी एससी के भी हितों का भी इसमें ध्यान रखा जाता है, ठीक ना। तो उसके समस्या का समाधान होता है, बिल्कुल सही है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली निजातीय, लिंग, हितों और विचारधाराओं पर आधारित सभी प्रकार के समूहों के यथोचित प्रतिनिधित्व को सुलभ बनाती है, यह भी बिल्कुल सही है। अब व्याख्या करता है कि नहीं करता है, इसके लिए दोस्तों मैं मेथड दिया था कैसे चेक किया जाता है कि व्याख्या करता है कि नहीं करता है। तो इसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है क्योंकि। दोनों वाक्य के बीच क्योंकि जोड़ के दोस्तों एक साथ पढ़ा जाता है, ठीक ना। तो कैसे पढ़ेंगे, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की समस्या का कुछ हद तक समाधान कर सकती है क्योंकि अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली निर्जातीय, लिंग, हितों और विचारधाराओं पर आधारित सभी प्रकार के समूहों के यथोचित प्रतिनिधित्व को सुलभ बनाती है। अब दोनों वाक्य के बीच दोस्तों कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, कोई विरोधाभास उत्पन्न नहीं हो रहा है, तब ऐसे सिचुएशन में सही व्याख्या करता है। मान लो दोनों वाक्यों के बीच कोई कॉन्ट्रडिक्शन हो जाता है, ठीक ना, विरोधाभास हो जाता है, तब के केस में सही व्याख्या नहीं करता है। यहां किसी प्रकार का कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, विरोधाभास नहीं है दोस्तों, तो ए 100% क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, सही व्याख्या है, ठीक ना। बी गलत है, सी गलत है, डी गलत है, ए 100% क्या हो जाता है, सही हो जाता है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे।
देखिए, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। ऑप्शन ए केवल लोकसभा में, ऑप्शन बी केवल राज्यसभा में, ऑप्शन सी या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में, ऑप्शन डी भारत के सर्वोच्च न्यायालय में। चलिए दोस्तों, जब विधेयक कई प्रकार के होते हैं, साधारण विधेयक होते हैं, धन विधेयक होते हैं, वित्त विधेयक होते हैं, संविधान संशोधन विधेयक होते हैं। तो बात हो रही है संविधान संशोधन विधेयक का। तो संविधान संशोधन विधेयक का उल्लेख दोस्तों अनुच्छेद 368 में है। इसका उल्लेख किसमें जी, ऐसे विधेयक का? तो अनुच्छेद 368 में है। इसके तहत दोस्तों राज्यसभा और लोकसभा को दोनों को समान शक्ति प्राप्त है, अर्थात यह विधेयक लोकसभा में भी प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। तो सी 100% सही आंसर हो जाएगा। केवल लोकसभा में नहीं, ए गलत है। केवल राज्यसभा में क्या? तो बी गलत है, डी भी गलत है। सी 100% क्या होगा जी, सही होगा। ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। 21 देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य ने संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया है? ऑप्शन ए बिहार ने, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ ने, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश ने, ऑप्शन डी उत्तराखंड ने। चलिए समझते हैं दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। तो संस्कृत को दोस्तों राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया है। हालांकि संस्कृत दोस्तों हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में ऑफिशियल लैंग्वेज में शामिल है, ठीक है ना। लेकिन इसको द्वितीय राजभाषा प्रदान किसने किया दोस्तों? तो उत्तराखंड ने किया है। डी 100% क्या हो जाएगा, सही। कब किया है तो ये भी पूछा जा सकता है, तो याद रखना है जनवरी में दोस्तों 2010 में किया है जी, ठीक ना। ए बिहार नहीं, बिहार में दोस्तों दो सदन है, यहाँ विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है। छत्तीसगढ़ में दोस्तों एक ही सदन है विधानसभा, जिसमें कितने सीट हैं जी, 90 सीट हैं दोस्तों, तो बी गलत है। उत्तर प्रदेश में दोस्तों विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है, ठीक। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ डी। आते हैं हम 22 पे। चलिए 22 बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा से भारत की संचित निधि के भाग है? ऑप्शन ए न्यायिक जमा, बी मतलब सेकेंड बचत, थर्ड बैंक जमा, भारत सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व कर, ठीक। फोर्थ है दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए केवल 4, ऑप्शन बी केवल 2 और 4, ऑप्शन सी केवल 2, 3, 4, डी 1, 2, 3, 4। चलिए कमेंट करके बता दीजिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फटाफट। चलिए फटाफट कमेंट कर दीजिए दोस्तों, सही आंसर क्या हो जाएगा जी इसका, ठीक ना। और वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए दोस्तों, ठीक है। बहुत ही अच्छे कंटेंट दिया जा रहा है आप लोगों को। देखिए समझते हैं दोस्तों, भारत की संचित निधि के भाग हैं, ठीक ना। तो भारत की संचित निधि का नियंत्रण किस पे होता है दोस्तों? तो संसद का होता है, ठीक ना। हमारे पास तीन ही, भारत सरकार के पास 3 ही निधि होता है, एक संचित निधि, दूसरा लोक लेखा निधि, तीसरा दोस्तों आकस्मिक निधि। तीनों की तीनों निधि क्या है दोस्तों? संवैधानिक है, संविधान में इसका उल्लेख है जी 266-67 में, ठीक ना। 266-67 में है। तो 200 न्याय, देखिए स्टेटमेंट फर्स्ट, न्यायिक जमा आपके लोक लेखा निधि का भाग है, लोक लेखा निधि का भाग है जी। तो स्टेटमेंट फर्स्ट गलत। जो बचत है सेविंग दोस्तों, ये भी लोक लेखा निधि के भाग है, ठीक ना। बैंक जमा दोस्तों, ये भी आपके लोक लेखा निधि के भाग है। तो सेकंड स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट गलत। भारत सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व कर दोस्तों आपके क्या है? संचित निधि के पार्ट है। तो सही आंसर हो जाएगा केवल 400% सही होगा। बी गलत है, सी गलत है, डी गलत है, ए 100% क्या हो जाएगा जी? सही हो जाएगा, ठीक ना। जो भी सेविंग होता है दोस्तों, आप लोगों का भी सेविंग होता है ना। जो भी बैंक जमा है, बैंक में आप जो जमा किए हैं राशि, ठीक ना। जो कि आपका पीएफ होता है, प्रोविडेंट फंड होता है, ठीक ना। जो भी न्यायिक जमा होता है, सब पब्लिक अकाउंट का पार्ट होता है, ठीक ना। चलिए 23 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित है? स्टेटमेंट फर्स्ट, सांकेतिक कटौती 1 रुपए की कमी। दूसरा है नीति कटौती 100 रुपए की कमी। थर्ड है आर्थिक कटौती, किसी निश्चित राशि का उल्लेख नहीं रहता। नीचे दिए गए कोड का
कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए केवल 3, ऑप्शन बी 1 और 2, सी है 1, 2 और 3, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए समझते हैं दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए अनुदान की मांग जब पेश की जाती है ना, तो अनुदान की मांग के बाद संसद में, लोकसभा में सम्मान है ना, आर्थिक कटौती प्रस्ताव पेश किया जाता है। आर्थिक कटौती प्रस्ताव 3 प्रकार के होते हैं। क्या? सांकेतिक कटौती होता है, दूसरा नीतिगत कटौती होता है और तीसरा आर्थिक कटौती होता है दोस्तों। ठीक ना? ठीक, या बजट के बाद भी इसको पेश किया जाता है। तो देखिए सांकेतिक कटौती, सांकेतिक, ठीक ना, तो सांकेतिक कटौती में दोस्तों 100 रुपए की कमी की बात होती है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट गलत है, सम्मिलित नहीं है। और नीतिगत कटौती में दोस्तों 1 रुपए की कमी की बात होती है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है। आर्थिक कटौती दोस्तों किसी निश्चित राशि का उल्लेख नहीं है, ये 100% क्या है? सही है। सही आंसर होगा केवल 3, ए 100% सही होगा, बी गलत है, सी गलत है, डी गलत है, ए 100% क्या हो जाएगा जी? सही हो जाएगा। ठीक ना? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम आते हैं सेकेंड लास्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 24 पे। देखिए 24 क्या कहता है, ध्यान से समझते हैं। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती है? देखिए यहां नहीं की जाती है लिखा हुआ है। ऑप्शन ए राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति, बी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, सी राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति, डी राज्य विश्वविद्यालय के चांसलर की नियुक्ति। चलिए कमेंट करके बता दीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझते हैं दोस्तों। राज्यपाल दोस्तों बहुत सारे अधिकारियों का या अध्यक्षों का अपॉइंट करता है राज्यों में, है ना। तो देखिए राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करता है, तो ये गलत हो गया। राज्य के लोक सेवा आयोग पीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है दोस्तों, तो बी गलत है। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति दोस्तों राज्यपाल करता है, तो सी गलत है। राज्य विश्वविद्यालय के चांसलर की नियुक्ति दोस्तों ये नहीं करता है, डी गलत है, क्योंकि राज्य के विश्वविद्यालय का चांसलर, सभी विश्वविद्यालय का चांसलर खुद स्वयं राज्यपाल होता है दोस्तों, ये वाइस चांसलर की नियुक्ति करता है। ठीक ना, चांसलर की नियुक्ति नहीं, क्योंकि स्वयं चांसलर होता है, तो वाइस चांसलर की नियुक्ति करता है। ठीक ना, वाइस चांसलर की नियुक्ति करता है, ना कि चांसलर की, तो डी 100% क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 25 में। देखिए 25 क्या कहता है, राज्यपाल के अध्यादेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट, संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। दूसरा, राज्यपाल किसी भी समय अध्यादेश को वापस ले सकता है। ठीक ना। थर्ड, 6 माह की समाप्ति पर अध्यादेश प्रवर्तन में नहीं रहेगा यदि उससे पहले राज्य के विधानमंडल द्वारा स्वीकृत न मिली हो। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए केवल 2, ऑप्शन बी 1 और 2, ऑप्शन सी केवल 2 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। चलिए कमेंट करके बता दीजिए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जी, फटाफट कमेंट कर दीजिए। चलिए देखिए दोस्तों समझते हैं, राज्यपाल के पास भी अध्यादेश की शक्ति होती है, राष्ट्रपति के पास भी अध्यादेश की शक्ति होती है। यहां पर लिखा हुआ है संविधान के अनुच्छेद 123 गलत है दोस्तों। 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। ठीक ना, 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। ठीक ना, लेकिन यहां पर 123 लिखा हुआ है, तो स्टेटमेंट क्या हुआ? गलत हुआ। दूसरा, राज्यपाल किसी भी समय अध्यादेश को वापस ले सकता है। बिल्कुल किसी भी समय दोस्तों अध्यादेश को वापस ले सकता है राज्यपाल, 100% सही है ये। थर्ड, 6 माह शब्द लिखा हुआ है यहाँ, 6 माह की समाप्ति पर नहीं दोस्तों, 6 माह नहीं है, यह 6 सप्ताह होना चाहिए था। 6 सप्ताह, 6 सप्ताह की समाप्ति पर अध्यादेश प्रवर्तन में नहीं रहेगा यदि उससे पहले राज्य विधानमंडल ने स्वीकृति ना मिली हो। यहाँ 6 माह लिखा है, तो थर्ड स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत। ठीक ना, सही आंसर हो जाएगा केवल 1, केवल 2 दोस्तों। ऑप्शन ए 100% सही है, बी गलत है, सी गलत है, डी गलत है, ए 100% क्या हो जाएगा जी? सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आशा करता हूं दोस्तों आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न थे आज। फिर मिलेंगे दोस्तों 3:30 बजे छत्तीसगढ़ के क्लास में। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।